Hi everyone. The question is a boy is pushing a ring of mass 2 kg and the radius is 0.5 meter with a stick as shown in a figure. The stick apply a force of 2 Newton on the ring and rolls it without the slipping with an acceleration is of 0.3 meter per second square. The coefficient of friction between the ground and the ring is large enough that rolling always occur and the coefficient of friction between the stick and the ring of P by 10, the value of P is. Okay. सो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव गिवन कि यहाँ पे क्या है कि एक बॉय है. ओके, तो लेट्स सी कि यहाँ पे कोई बॉय है ये. ओके, और ये क्या कर रहा है, एक स्टिक से एक रिंग को पुश कर रहा है. ओके, और यहाँ पे रिंग का मास हमें गिवन है और यहाँ पे रेडियस गिवन है रिंग का. ओके, इस रिंग का मास और रेडियस गिवन है और स्टिक से यहाँ पे देखो ये अप्लाई कर रहा है कितना फोर्स, 2 न्यूटन का. ओके, तो यहाँ से देखो 2 न्यूटन का फोर्स ये अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में और ये इसको रोल करा रहा है विदाउट द स्लिपिंग विद एन एक्सेलरेशन इज 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द ग्राउंड एंड द रिंग इतना है कि ये इसको यहाँ पे क्या हो रही है, रोलिंग हो रही है. और यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द स्टिक एंड द रिंग वो गिवन है P/10. तो यहाँ पे हमें वैल्यू बताना है P का कितना होगा. ओके, तो लेट्स सी कि यहाँ पे ये रिंग है, ये रिंग का रेडियस हो गया r और यहाँ पे रेडियस कितना गिवन है, r गिवन है यहाँ पे 0.5 मीटर और यहाँ पे इसका मास जो है वो गिवन है 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन जो है वो गिवन है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द स्टिक एंड द रिंग उसको मैं म्यू ले रहा हूँ और वो कितना गिवन है P/10. तो यहाँ से हमें P जो है इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी. ओके, तो यहाँ पे देखो रेडियस हो गया ये इसका और इस डायरेक्शन में अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं. ओके, तो लेट्स सी कि यहाँ पे देखो 2 न्यूटन का फोर्स ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. ओके, 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है. ओके, तो यहाँ से देखो इसको मैं N1 फोर्स बोल देता हूँ. ओके, और N1 कितना है, ये 2 न्यूटन का. और रिंग और स्टिक के बीच में जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, इसको मैं बोल देता हूँ ये फ्रिक्शन हो गया अपना F'. ओके, अब यहाँ पे देखो रिंग, अब यहाँ पे स्टिक से ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ग्राउंड और रिंग के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इतना लार्ज है कि ये क्या हो रही है, यहाँ पे अपनी रोलिंग करा रहा है. ओके, रोलिंग यहाँ पे अगर हो रही है तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक टॉर्क लग रहा होगा. ओके, जब ये रोल करेगा ओके तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ओके, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, अपना एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ओके, ग्राउंड और रिंग के बीच में. ओके, तो ये फ्रिक्शन हो जाएगा अपना F. ओके, अब ये रोल करेगा इस डायरेक्शन में. ओके, लेट्स सी कि ये ओमेगा से रोल करेगा. ओके, रोल करता हुआ ये आगे चला जाएगा. ओके, तो लेट्स सी यहाँ पे देखो इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, तो सिंपली यहाँ पे देखो N1 जो है वो 2 न्यूटन का है, फोर्स ये लग रहा है. अब यहाँ से देखो रिंग और ग्राउंड के बीच से यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगा N2. ओके, और जो इसका वेट है mg वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी कि यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होगा, N2 अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. ओके, तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन लिखें यहाँ से, सो ये आ जाएगा N2. देखो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं हो रही, एक्सेलरेट भी नहीं हो रहा. अब ये एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में हो रहा है, जब ये स्टिक से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इस रिंग में जो एक्सेलरेशन है वो कितनी गिवन है, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो सिंपली N2 माइनस ऑफ mg माइनस ऑफ f इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन अपना ये बन गया. ओके, और एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा N1 माइनस ऑफ f'. ओके, और इसमें एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन. अब रिंग में एक्सेलरेशन हो रहा है, सो N1 माइनस ऑफ f' इज इक्वल टू मास कितना गिवन है, मास गिवन है यहाँ पे 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितना है 0.3.
सो यहाँ से N1 माइनस ऑफ एफ डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.6 न्यूटन. ओके, नाउ अब यहां से देखो अब क्या हो रहा है इसमें. अब ये विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है तो v इज इक्वल टू कितना होता है अपना r ओमेगा. ओके, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt तो सिंपली a इज इक्वल टू एक रिलेशन होता है अपना r अल्फा. ओके, अब ये क्या करेगा इस पॉइंट ओके अबाउट. अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे सेंटर पे क्या कर रहा है, ये ओमेगा से रोटेट करेगा क्योंकि रोल करेगा विदाउट स्लिपिंग. तो यहाँ पे क्या होगा टोर करेगा, और टोर कितना होगा f माइनस एफ डैश माइनस ऑफ एफ. अब देखो टाउ इज इक्वल टू कितना होता है अपना आई अल्फा, वेयर आई होगा यहाँ पे अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, सो ये आ जाएगा देखो एफ माइनस ऑफ एफ डैश इंटू में आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए बाई आर. तो ये आ जाएगा देखो ए बाई आर, तो यहाँ से देखो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और एफ डैश माइनस ऑफ एफ इंटू में आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये एम आर ए. तो आर से आर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. सो एफ डैश माइनस ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एम ए. ओके, और यहाँ से देखो एफ डैश माइनस ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा. अब मास कितना गिवन था, मास गिवन था 2 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 0.3. ओके, तो यहाँ से एफ डैश माइनस ऑफ एफ दैट विल बी इक्वल टू 0.6 न्यूटन. ओके, ये आ जाता है. अब यहाँ से देखो एफ इज इक्वल टू कितना होता है, वो होता है म्यू एस एन, म्यू इंटू एन. ओके, कितना होता है म्यू इंटू एन. तो यहाँ से देखो N1 जो फर्स्ट इक्वेशन है अपना N1 माइनस ऑफ एफ डैश इज इक्वल टू एम ए. ओके, N1 माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0.6 न्यूटन. सो N1 माइनस ऑफ एफ डैश इज इक्वल टू कितना है 0.6 न्यूटन. ओके, और एफ डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो एफ डैश की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो N1 माइनस ऑफ एफ डैश आ जाएगा यहाँ से अपना 0.6. ओके, और माइनस ऑफ एफ ओके इज इक्वल टू 0.6. ओके, सो यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं एफ डैश माइनस ऑफ एफ, तो इधर आके प्लस का होगा सॉरी ये. ओके, तो ये आ जाएगा देखो N1 माइनस ऑफ 0.6 माइनस ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.6. ओके, तो 0.6 ऐड हो जाएगा, सिंपली N1 माइनस ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.6. 0.6 इंटू 0.6 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2. कितना आएगा ये 1.2. ओके, और N1 और F इज इक्वल टू कितना होता है म्यू N1. ओके, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.2. सो N1 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1.2, और N1 कितना था 2 न्यूटन. सो 1 माइनस ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 2. ओके, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा देखो 2 से ये 0.6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस ऑफ 0.6. सो म्यू इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टिक एंड द रिंग, ये आता है यहाँ से अपना 0.4 के इक्वल. ओके, और क्वेश्चन में ये गिवन था p/10 के इक्वल. देखो इन दिस क्वेश्चन ये गिवन था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टिक एंड द रिंग इज p/10. ओके, तो म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है p/10 इज इक्वल टू 0.4. ओके, तो यहाँ से हमें p का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो p की वैल्यू आ जाती है यहाँ से अपनी 0.4 इंटू में 10 करेंगे यहाँ से तो p की वैल्यू आती है 4. ओके, so this is the answer for this question. I hope you like this video and thank you so much for watching. A solid sphere of mass m rolls without slipping on an inclined plane of inclination theta. The linear acceleration of the sphere is option 1 7/5 g sin theta, option 2 2/7 into g sin theta, option 3 3/7 into g sin theta,
and option 4 5/7 into g sine theta. For a sphere rolling without slipping on an inclined plane of angle theta, we know that the linear acceleration A is given by the formula g sine theta divided by 1 plus the moment of inertia about center of mass I divided by mr square. For a solid sphere, we know that the moment of inertia about center of mass is equal to 2 by 5 mr square. Therefore, acceleration A is equal to g sine theta divided by 1 plus 2 by 5 mr square by mr square. They are cancelled, so we get g sine theta divided by 7 by 5. Therefore, the linear acceleration A is equal to 5 by 7 into g sine theta. This is our answer. And looking at the options, option 4 says that the linear acceleration is 5 by 7 into g sine theta. Therefore, option 4 is the correct answer. इस क्वेश्चन में हमें एक स्मॉल स्फीयर दिया गया है जो कि एक ट्रैक पे विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है, यानी प्योर रोलिंग उसकी हो रही है, ठीक है। अब उस ट्रैक के बारे में दिया है कि उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है वो ग्राउंड लेवल से 1 मीटर की हाइट पे है और उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है जहाँ पे स्फीयर को शुरू में हम रखते हैं वो 2.4 मीटर्स की हाइट पे है। तो हमें क्या निकालना है, जब वो स्फीयर जो है इस ट्रैक से बाहर हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट बी से वो आगे निकल जाएगा, तो वो प्रोजेक्टाइल करते हुए कितनी दूर पे जाके ग्राउंड पे गिरेगा, ठीक है। अब हमें साथ में ये भी बताना है कि जब ये फ्लाइट कर रहा होगा उस समय क्या स्फीयर रोटेट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इस स्फीयर पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा जिसके कारण ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी v इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो हमारा कुछ इधर होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमारा इधर लग रहा होगा, पर चूंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं कर रहा है, यानी वेलोसिटी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वो क्या है, 0। तो अगर वेलोसिटी 0 है और वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन काम करने के लिए क्या होना चाहिए कि वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का उसको भी कुछ डिस्टेंस मूव करना चाहिए, पर ये तो कुछ मूव ही नहीं कर रहा है, ये यहीं पे बना हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या है, 0 है। तो अगर फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है और सिस्टम पे सिर्फ बाकी ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, यानी जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, यानी शुरू में जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी है वो लास्ट में जाके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी जो है पीई इनिशियल वो कितनी हमारी, मास ऑफ स्फीयर इंटू जी इंटू एच, एच कितना है 2.4 मीटर्स, हम रेफरेंस लेवल ग्राउंड को मान रहे हैं, ठीक है। अब बाद में जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पी एफ वो कितनी है, एम जी इंटू 1। अब काइनेटिक एनर्जी एफ कितनी है, तो वो है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोटेशन भी हो रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, ठीक है। तो प्योर रोलिंग हो रही है तो हम क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो हम काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन पुट कर दें तो मिलेगा के एफ इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ आई। अब कितना होगा, तो चूंकि ये स्मॉल स्फीयर है तो इसका आई हम लिखेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई
5, ये क्या हो जाएगा हमारा 7m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg 2.4, ये इक्वल होगा mg1, यानी बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी जो बाद में वो कितनी है 7m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 10। ठीक है, अब इसमें mm हमारा कैंसिल हो गया और इधर हो गया 1.4 g इज इक्वल टू 7/10, और ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर है वो, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1.4 इंटू जी की वैल्यू 10 लेते हैं, 10/7, इसका रूट मीटर पर सेकंड, ये हमारा क्या आ गया √20 मीटर पर सेकंड। यानी जब बॉल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी √20 मीटर पर सेकंड। और फिर इस पॉइंट के बाद क्या होगा, जब ये इस पाथ को छोड़ेगी तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। ठीक है, अब आप सोच लो कि शुरू में जब वो पाथ छोड़ रही है तब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो हमें दिया गया है कि ये पार्ट जब जो बी के ठीक ऊपर है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो बी के ठीक ऊपर है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो ग्राउंड के पैरेलल होगा भी, ये कितना होगा √20 मीटर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये कितनी दूर जाके गिरेगा। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, v √20 मीटर पर सेकेंड है और ये कितनी दूर जाके गिरेगा, सपोज टाइम t के लिए हवे में है। ठीक है, तो ये जो x डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना होगा, x इज इक्वल टू √20 t मीटर्स। अब t हमें निकालना है, तो t वो टाइम है जिससे पहले वो ग्राउंड हिट करने के पहले वो t टाइम लेता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल डायरेक्शन में एनालिसिस करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी थी हमारी 0, और h हमें कितना कवर करना है 1 मीटर। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या आता है हमारा, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ से vy की वैल्यू क्या आ गई √2gh, वो कितनी आ गई √20 मीटर पर सेकंड। तो यानी vy भी √20 मीटर पर सेकंड है। अब टाइम t कैसे निकालें, तो पहला लॉग यूज करते हैं u प्लस at। अब यहाँ पे v जो है वो √20 है, u 0 है, a g है और टाइम t हमें निकालना है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई √20/10। तो अब इस इक्वेशन में ये जो हमने इक्वेशन लिखा था उसमें t की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √20/10 इंटू √20, ये कितना आ गया हमारा 20/10 इज इक्वल टू 2 मीटर्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 मीटर्स। ठीक है, अब हमें बताना था कि जब बॉल जो है यहाँ से क्रॉस कर जाएगी, जब फ्लाइट में होगी तब क्या ये रोटेट करेगी। तो इसके लिए आप देखोगे जब यहाँ पे थी वो, तो वो रोटेट करी थी, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब फ्रिक्शन लगते गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यहाँ पे भी फ्रिक्शन लगा है, पर जैसे ही वो इसके बाहर आई है फ्रिक्शन लगना बंद हो गया। ठीक है, तो अब कोई टॉर्क नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या कि L जो है हमारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो कंजर्व रह गया। यानी ट्रैक से निकलने के ठीक पहले जो एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट थी इस ऑब्जेक्ट की, वही एंगुलर मोमेंटम ठीक ट्रैक से निकलने के बाद उसकी होगी। इसका मतलब क्या है, आई ओमेगा जो पहले था वो आई ओमेगा अभी भी रहेगा, यानी रोटेशन तो होगा। ठीक है, तो रोटेशन जो है वो कंटिन्यू करेगा स्फीयर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यस।